हाँ, 9th क्लास में अपन क्या पढ़ रहे थे। 9th क्लास में टिश्यू के बारे में चर्चा चल रही थी और एनिमल टिश्यू के बारे में बातचीत कर रहे थे। एनिमल टिश्यू में देखा जाए, मैंने तुम्हें क्या क्या पढ़ा दिया था। एनिमल टिश्यू में मैंने तुम्हें पढ़ाया था, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू बता दिया था, क्यूबॉइडल बता दिया था और कॉलुमिनर एपिथेलियम बता दिया था। अब तुम्हें हमें बताना है सीलिएटेड कॉलुमिनर एपिथेलियम। सीलिएटेड कॉलुमिनर एपिथेलियम के बारे में देखा जाए तो सीलिएटेड कॉलुमिनर एपिथेलियम की सेल्स देखा जाए क्या होता है। ये इस प्रकार से सेल्स कैसी होती हैं, रेक्टेंगुलर होती हैं, मतलब लंबी अधिक होती हैं और चौड़ी कम होती है। सेल कैसी होती है, रेक्टेंगुलर होती है। इस प्रकार से ये सब सेल पाई गई हैं और ये किस पर टिकी रहती हैं, बेसिमेंट मेम्ब्रेन पर टिकी रहती हैं। इस प्रकार से ये बेसिमेंट मेम्ब्रेन होती है। ये बेसिमेंट मेम्ब्रेन होती है, तो इस मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे, बेसिमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये बेसिमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये जो सेल्स हैं, इनके अंदर इलांगेटेड न्यूक्लियस पाया जाता है। एक लंबा न्यूक्लियस पाया जाता है और न्यूक्लियस जो होता है सेल के बेसल रीजन में पाया जाता है। इस प्रकार से न्यूक्लियस सेल के बेसल रीजन में पाया जाता है, बेस में पाया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और सेल के फ्री सरफेस से इस प्रकार से सीलिया निकले रहते हैं। इस प्रकार से एक नहीं, बहुत सारे सीलिया निकले रहते हैं। इसका मतलब ये टिश्यू जहाँ पर भी पाया जाएगा, म्यूकस या फ्लूइड में कंडक्शन पैदा करेगा, बहाव पैदा करेगा। तो मैंने क्या बताया, ये जहाँ पर भी टिश्यू मिलेगा वो म्यूकस में कंडक्शन पैदा करने का काम करता है। तो इसे क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। ये कहाँ पर पाया जाता है, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में देखा जाए, यहाँ पर जो होता है सीलिएटेड एपिथेलियम पाया जाता है ट्रेकिया के अंदर। तुमने फील किया होगा जब तेज़ हवा चलती है तो बार बार थूक बाहर अपन थूकते हैं। क्यों? हवा में क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं और वो डस्ट पार्टिकल इंस्पायरेशन के द्वारा अंदर जाते हैं। तो ट्रेकिया के अंदर जो सीलिएटेड एपिथेलियम है, सीलिया क्या काम करते हैं, म्यूकस को माउथ साइड में कंडक्ट कराते हैं। तो वो डस्ट पार्टिकल यहाँ से मुख में आ जाते हैं और मुख से हम थूक करके अलग कर देते हैं। अगर सीलिया का कंडक्शन नहीं होगा तो ये डस्ट पार्टिकल कहाँ चले जाएंगे, लंग के अंदर डिपॉजिट हो जाएंगे। और अगर लंग के अंदर डिपॉजिट हो जाएंगे तो लंग की सरफेस एरिया क्या होगी, कम हो जाएगी। तो हमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगेगी, समझे? क्योंकि गैसेस सरफेस एरिया कम हो जाएगी तो गैसेस एक्सचेंज क्या होगा, कम होगा और तब हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। तो सीलिएटेड एपिथेलियम जहाँ पर भी मिलेगा, फ्लूइड या म्यूकस के अंदर कंडक्शन पैदा करता है, जहाँ पर भी कैविटी या ट्यूब के अंदर ये पाया जाता है। तो नोट कर लेना थोड़ा सा। सीलिएटेड एपिथेलियम, व्हेन कॉलुमिनर एपिथेलियम सेल्स possess cilia, hair-like projection, it is called ciliated columnar epithelium. Ciliated columnar epithelium, दूसरा point, the cilia have the ability to move. The cilia have the ability to move. Their movement pushes substance like mucus forward. तीसरा point, it is found in the respiratory tract.
and also lines oviduct, sperm duct and kidney tubules तो जहाँ पर भी ये डक्ट में मिलेंगी या कैविटी में मिलेंगी, उस डक्ट या कैविटी के अंदर जो भी म्यूकस भरा है उसमें कंडक्शन पैदा करेंगी। और ये तुम्हें याद रखना है, इनकी फ्री सरफेस पर क्या पाए जाते हैं? सीलिया पाए जाते हैं। और सेल्स कैसी होती हैं? इलांगेटेड होती हैं, रेक्टेंगुलर होती हैं, मतलब लंबी अधिक और चौड़ी कम होती हैं। न्यूक्लियस इलांगेटेड होता है और सेल के बीच में पाया जाता है। और यह सिंपल कॉलुमिनल एपिथेलिएटेड कॉलुमिनल एपिथेलियम है। इसका मतलब सेल्स की केवल एक लेयर है। अब दूसरी बात देखा जाए, अगला टिश्यू ग्लैंडुलर एपिथेलियम। कौन सा बताने जा रहे हैं? ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बारे में अब बात करने जा रहे हैं। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, तो यहाँ पर कॉलुमिनल आप हटा दीजिए, तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम हम लिखे दे रहे हैं। तो यहाँ पर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ये क्या है? ग्लैंडुलर, ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट। इसमें क्या होता है? सेल्स जो रहती हैं मॉडिफाइड हो जाती है डिफरेंट टाइप के सबस्टेंस को सिक्रीट करने के लिए, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं। बॉडी के अंदर जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं वो एपिथेलियल टिश्यू के ही मॉडिफिकेशन से बनती हैं, चाहे वो थायराइड ग्लैंड हो, चाहे पिट्यूटरी ग्लैंड हो, चाहे एड्रिनल ग्लैंड हो। बॉडी के अंदर जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं सारी ग्लैंड किससे मॉडिफाइड होकर बनती हैं? एपिथेलियल टिश्यू से। और इनकी ग्लैंड्स, इनकी सेल्स में प्रॉपर्टी आ जाती है सिक्रीट करने की, और जब सिक्रीट करने की प्रॉपर्टी आ जाती है इसीलिए इसे क्या कहते हैं? ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं। तो नोट कर लेना थोड़ा सा, ग्लैंडुलर एपिथेलियम में समटाइम पोर्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू fold inward, this result in the formation of multicellular gland called glandular epithelium. अगला पॉइंट, this type of epithelium cell acquire additional specialization function such as secretion of substance at the epithelial surface. They are known as gland cell. अब देखा जाए एक चीज़ और देखा जाए, मैंने क्या बताया ग्लैंडुलर एपिथेलियम में, सपोज करिए यहाँ पर ये एपिथेलियल टिश्यू है। ये कौन सा एपिथेलियल टिश्यू है? एपिथेलियल टिश्यू इस प्रकार से अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होता है। ये अंदर की तरफ धंसा, इस प्रकार से अंदर की तरफ धंस गया और इसका अंतिम सिरा कैसा हो गया? फूल कर ग्लैंडुलर हो गया। इस प्रकार से फूल करके कैसा हो गया? ग्लैंडुलर हो गया। अब इससे कोई न कोई मटेरियल सेक्रेट होंगे और इस डक्ट से होकर के एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुँचेंगे, या डक्ट खत्म भी हो जाती है तो ब्लड के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचेंगे। तो ये क्या कहलाएगा? ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहलाता है। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम मतलब एपिथेलियम की सेल जो रहती हैं स्पेशलाइज हो जाती हैं डिफरेंट टाइप के सबस्टेंस के सिक्रीशन के लिए, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं।
तुम्हें याद रखना है बॉडी के अंदर जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं सब एपिथेलियल के ही मॉडिफिकेशन से बनती हैं और किसी से नहीं, एपिथेलियल टिश्यू के ही मॉडिफिकेशन से बनती हैं। चाहे वो थायराइड ग्लैंड हो, चाहे वो पिट्यूटरी ग्लैंड हो, चाहे वो एड्रिनल ग्लैंड हो, कोई भी ग्लैंड हो। और जब ये ग्लैंडुलर हो जाता है और ग्लैंडुलर होने के नाते इसमें प्रॉपर्टी आ जाती है मटेरियल को सिक्रीट करने की। तो ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बारे में मैंने बताया। अब देखा जाए फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन क्या होते हैं, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। एपिथेलियल टिश्यू, फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन क्या है, तो पहला काम नोट करिए एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन। इट प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग सेल्स फ्रॉम ड्राइंग, इंजरी, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन and also from harmful effect of chemical inside the body. They form lining of organs and protect them. तो एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन में पहले फंक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, आउटर कवरिंग बनाते हैं, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से बचाते हैं, वायरस के इन्फेक्शन से बचाते हैं, हार्मफुल केमिकल्स के इफेक्ट से बचाते हैं और बॉडी के अंदर के आर्गन की भी लाइनिंग बनाते हैं, आउटर लाइनिंग बनाते हैं। तो ये बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, इसीलिए इस टिश्यू को क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट नोट करिए। दूसरा पॉइंट, परमेबिलिटी ऑफ एपिथेलियल सेल। परमेबिलिटी ऑफ एपिथेलियल सेल प्ले अ वाइटल रोल इन रेगुलेटिंग द exchange of material between the body and external environment। अब देखा जाए क्या होता है एपिथेलियल टिश्यू की परमेबिलिटी। ये भी डिसाइड करती है बॉडी के बाहर के पार्ट और बॉडी के बीच में कौन से बाहर के पार्ट अंदर आ सकते हैं, कौन से नहीं जा सकते हैं। तो इस पर भी कंट्रोल करेंगी एपिथेलियल सेल्स। तो ये डिपेंड करेगा, परमेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। जैसे आप दिन रात पानी में खड़े रहो, पानी की एक भी ड्रॉप बॉडी के अंदर नहीं जाएगी, लेकिन चोट लग जाती है जब आप मलहम लगाते हो तो उस मलहम को स्किन अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। तो परमेबिलिटी एपिथेलियल टिश्यू की कैसी है ये डिसाइड करेगा एक्सचेंज बिटवीन बॉडी एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सबस्टेंस। तीसरा पॉइंट नोट करिए। तीसरा पॉइंट, इट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट्स। इट आल्सो हेल्प इन डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। इट आल्सो हेल्प इन डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। देखा जाए लंग के अंदर जो गैसों का डिफ्यूज़न होता है उसमें भी ये हेल्प करते हैं। और लंग की एल्वोलाई की वाल सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। तो लंग की एल्वोलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच में जो गैसों का डिफ्यूज़न होता है एपिथेलियल टिश्यू के माध्यम से ही होता है। अगला पॉइंट नोट करिए, इट हेल्प इन एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। आप बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में भी मदद करता है।
तो ये सारे काम किसके हैं? एपिथेलियल टिश्यू के हैं। तो अगले दिन अपन पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो एपिथेलियल टिश्यू तुम्हारा कंप्लीट हुआ। अब अगले नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। ओके।